हो गया जी सर, कुछ होमवर्क दिए थे यार। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है जो 2013 के एंट्रीज रहते हैं। जी हो गया 2013, कोई इशू तो नहीं प्लीज। कितनी एंट्रीज हुई हैं, किन किन डेट्स पे? 1 जुलाई पे रेंटल की पेमेंट हुई है, देन ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट की एक्रूवल की एंट्री हुई है। कोई कंफ्यूजन प्लीज? देन क्वेश्चन नंबर 4 जरा ढूंढना, उसके फर्स्ट 2 पार्ट्स रिक्वेस्ट किए थे। जी रिक्वायरमेंट ए में एक लीज amortization स्केड्यूल वर्ड लिखा हुआ था, सिंपली फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल ही का नाम है। जी बन गया टेबल, कोई इशू इसमें? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स पहले क्या कैलकुलेट किया है टेबल बनाने से? प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट्स निकालनी, प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट्स, क्योंकि उसी के बेस पे लायबिलिटी रिकॉर्ड होनी है और वहीं से टेबल स्टार्ट होना है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि ईयर एंड आपका शायद 31 दिसंबर है, लेकिन ये टेबल बनाते हुए आपने एग्रीमेंट के एंगल से डेट्स लिखनी है। ये 1 अप्रैल यूज हो रहा है, ठीक है टेबल, ठीक है। फिर एक एक्सट्रैक्ट्स बनाने थे शायद रिक्वायरमेंट बी में, उसमें इंटरेस्ट पेबल भी कहा रहा है, बनाया हुआ ना टेबल। एक बार टिकट होने 3009, ये कब से कब तक का इंटरेस्ट है? 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2005 तक का। तो जब ईयर एंड आएगा आपका 31 दिसंबर 2004 पहला, तो इसमें से 9 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको फिर अक्रू करना होगा। एनी अदर कंफ्यूजन करंट नॉन करंट पोर्शन में? देख लीजिएगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने किया है। चले फिर वापस आए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, उसके तरफ पार्ट बी रहता है। कोई कल से रिलेटेड इशू और? शुरू करें फिर रिक्वायरमेंट बी, पढ़ें जी रिक्वायरमेंट बी। प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये तो रिपीट हो रही है पूरी बात, लेकिन एक और नई चीज इस रिक्वायरमेंट में एंड रिलेटेड, इसको अंडरलाइन करें, नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2012 along with the comparative। तो आपने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं और नोट्स बनाने हैं, कंपैरेटिव के साथ है 2012 है। नोट मैं बताता हूँ कैसे बनता है, नोट्स का मीनिंग क्या है, आप जरा एक्सट्रैक्ट्स बना लें जरा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स बनवा दें जरा। स्टार्ट करें प्लीज। जी ऑल स्टूडेंट्स करें स्टार्ट। बिजनेस नेम अवेलेबल हो तो लिख लेना चाहिए जरा। मेरिकल्स टेक्सटाइल लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ एज ऑन
विद कंपैरेटिव बनाना है, टिक करें अगर इंडिविजुअली, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। 2012 विद कंपैरेटिव, इंडिविजुअली जरा सोचें, फिगर्स देखें, टेबल देखें। इंडिविजुअली करें, फिर बाद में से मैच कर लेंगे। आगे आ जाए सर, बैक स्टार्ट कर ले। जी बड़ा मेरा ख्याल है अभी 2-3 दिन शायद लग जाए। इस वीकेंड तक शायद इंशाल्लाह आ जाए। ये प्लीज इंडिविजुअली सब करें ताकि मुझे इधर आइडिया हो जाए। ये टेबल से करंट नॉन करंट पोर्शन फाइंड आउट कर लेते हैं अभी नहीं। और एक चीज शायद और भी है, कंप्लीट हो जाए तो बता दीजिएगा। चलिए क्या कर रहे हैं। हो गया सर। 30th जून 2012। एक सेकंड टेबल तरफ पढ़े जी मेरे साथ, अगर कोई मिस्टेक है तो फाइनल करवा दें। 30th जून 2012 टेबल देख के बताएं क्लोजिंग बैलेंस क्या है। प्लीज 30th जून 2012 का क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? 6.5।
यार 30 जून 2012 की बात हो रही है, तो ये बैलेंस किस दिन होगा? 1 जुलाई 2012 पे होगा, ईयर एंड के अगले दिन होगा सर। ठीक है सर, तो 30 जून 2012 वाले दिन कितना बैलेंस क्लोजिंग होगा? जाना दे, मैं कहता हूँ 6.5 कहते नहीं होगा, 6.5 ही होगा सर, बताया ना। 30 जून 2012 का क्लोजिंग बैलेंस 6.5। ये तो बेटा उस दिन होगा ना जब 1 जुलाई 2012 पे 5.8 मिलियन का रेंटल पे हो जाएगा। तो 30 जून 2012 मीन एक दिन पीछे हम, 1 जुलाई 12। 30 जून 2012 वाले दिन क्या ये 1 जुलाई 2012 वाला रेंटल पे हो चुका होगा? अभी होना होगा। तो बैलेंस पे ये वाला रेंटल पे होने से पहले बैलेंस क्या है? लेकिन 10.63 तो उस वक्त बैलेंस है जब 1 जुलाई 2011 है। लेकिन फिर 30 जून 2012 तक फर्दर पेमेंट ना होने की वजह से जब 1 जुलाई 2011 वाले दिन बैलेंस हो गया होगा, वही 30 जून 2012 वाले दिन भी होगा, क्योंकि इसने फर्दर चेंज कब होना जाके 1 जुलाई 2012 विच मीन 2013 वाले अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट में जाके चेंज होना। तो व्हाट शुड बी द क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 30 जून 2012? अब डेफिनेटली यहाँ ईयर एंड्स नहीं लिखे हुए, ये भी क्लियर रखें जरा। यहाँ डेफिनेटली पेमेंट डेट्स हैं, लेकिन इन्हीं पेमेंट डेट्स को गौर से अगर हम देखें तो 1 जुलाई 2011 वाले दिन जब 10.63 मिलियन बैलेंस रह गया था, यही 30 जून 2012 को भी क्लोजिंग होगा, क्योंकि इसमें फर्दर जो पेमेंट है वो फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट में विच मींस 1 जुलाई 2012 वाले दिन हो रही है। ठीक है प्लीज, तो किस दिन का क्लोजिंग है ये? प्लीज प्लीज, तो उसमें से करंट फिर आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो करंट नॉन करंट शायद इतना इशू नहीं है, मेन डिसीजन क्या लेना है कि क्लोजिंग है कितना, लाइबिलिटी है कितनी, और फिर जितनी लाइबिलिटी है उसमें से नेक्स्ट 12 मंथ्स कितने देने हैं और आफ्टर 12 मंथ्स कितने पे करने हैं। ये क्लोजिंग वाला मसला ओके प्लीज? तो बताएं अब क्या लिखूं इसके करंट में 2012 में? प्लीज यार ये तो बता दो यार, करंट प्लीज, करंट 4.13 और नॉन करंट 6.5। सिमिलरली एक दफा दोबारा टेबल देखें। अब 2011 का क्लोजिंग बताएं, 30 जून 2011 पूरी डेट जेन में रखते। 14.2 तो 1 जुलाई 2010 का बैलेंस है, वही क्या है, वही क्या है, वही क्लोजिंग भी ईयर एंड पे होगा 30 जून 2011 वाला दिन, क्योंकि फर्दर पेमेंट फिर 1 जुलाई 2011 वाले दिन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट में हो रही है। तो व्हाट वुड बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑन 30 जून 2011? 14.2 ओके है, उसमें से करंट 3.57 एंड नॉन करंट 10.63। एनी कंफ्यूजन? सही था जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका? लेकिन एक चीज और भी है, अपनी एंट्रीज देखें जरा, क्या ईयर एंड्स पे कुछ इंटरेस्ट भी पेबल रह गया था जो फिर नेक्स्ट ईयर में पे हो रहा है? 11 के एंड में कितना है, 12 के एंड में कितना है? 2.23 एंड 1.67। एनी कंफ्यूजन? बन जाता है या भी प्रॉब्लम है? चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखें इसके बाद, बी पार्ट ऑफ हो रहा है, एक्सट्रैक्ट्स आपने बना लिए हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखें, नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में एक्सट्रैक्ट्स के साथ साथ कुछ नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात भी हो रही है। जरा रिक्वायरमेंट करनी पड़े जरा दोबारा। ये जो मैं इस वक्त अब आपके सामने वर्किंग करने लगा हूँ, ये हर सवाल में नहीं करनी है, ये तभी करनी है अगर एग्जामिनर कोई हमें इंडिकेशन दे कि हमने लीज के क्वेश्चन में कोई नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाने हैं। बढ़िया सर,
चले सर कुछ नई चीजें हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इसकी बहस करें आई थिंक कुछ पुराना जरा रिवाइज करें। कभी नोट्स वर्ड सुने हमने पहले? F1 जेन में आए IE16। अगर नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर्ड हो तो क्या करते थे? एक स्केड्यूल बनता था। अगर रिवैल्यूएशन हो जाए तो रिवैल्यूएशन रिलेटेड डिस्क्लोजर भी होते थे। IAS 40 जेन में लाए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का डिस्क्लोजर बनता था। कोई और स्टैंडर्ड बताएं जिसमें नोट्स बनते थे? रहने देते हैं सर। IAS16 याद है सर? IAS16 याद आ गया सर? तो नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शेयर होल्डर्स को कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करके दिखानी होती है। उसी तरह मतलब जिस हम ऑलरेडी FA1 में कुछ स्टैंडर्ड्स में डिस्क्लोजर बनाते रहे हैं, उसी तरह अगर लेसी है IFRS 16 में, लेसी की अगर इन्वॉल्वमेंट है तो ये IFRS 16 ये रिक्वायर करता है कि लेसी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए 3 चीजें नोट्स में एक्सप्लेन करनी है। मैं किस स्टैंडर्ड की इस वक्त बहस कर रहा हूँ? IFRS 16 में लीज की बात हो रही है, और लीज में किसकी बहस हो रही है? अभी हम लेसी की काउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो अगर कभी नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वर्ड आ जाए तो लेसी फिर 3 तरह के डिस्क्लोजर देता है। नंबर 1, आप जरा अपने सामने एंट्रीज रखें जो कल रखी थी हमने। अभी हम अप्लाई करते हैं, मतलब वैसे आपको तरतीब से बता दूं। फर्स्ट की तरह एंट्री सामने रखें। सबसे पहले तो सर जिस तरह एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का स्केड्यूल बनता है, उसी तरह जो राइट ऑफ यूज एसेट लेसी ने रिकॉर्ड किया है वैसे, तो उसकी डेप्रिसिएशन हो रही है, तो इसको स्केड्यूल फॉर्म में, वही स्केड्यूल जो I16 में बनाते थे, वही स्केड्यूल सबसे पहले लेसी बनाएगा नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। उसी फॉर्मेट में ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आगे बता दें ओपनिंग कैरिंग अमाउंट, तो वो जो सेम स्केड्यूल I16 में बनता था, सबसे पहले लेसी उसी स्केड्यूल को राइट ऑफ यूज एसेट के नाम से बनाएगा। नंबर 2, फिर एक लीज लायबिलिटी का डिस्क्लोजर बनेगा, वो आपके लिए जरा नई चीज होगी, वो मैं बताता हूँ। और नंबर 3, फिर ये जो लीज की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जरा अपने सामने क्वेश्चन भी रखें जरा। लीज की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? एनुअल रेंटल्स है, इंटरेस्ट रेट है, 4 साल लीज टर्म है, फिर एंड में एक परचेज ऑप्शन है। ये चीजें भी लेसी को नोट्स में जाके इंग्लिश फॉर्म में, पैराग्राफ फॉर्म में बतानी होती हैं। हम अकाउंटेंट्स को तो पता है, जब हमने लेसर के साथ एग्रीमेंट किया होगा इसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुई हैं, लेकिन हमने यही टर्म्स एंड कंडीशंस एक नरेटिव पैराग्राफ के फॉर्म में शेयर होल्डर्स को भी एक्सप्लेन करके देनी होती हैं। तो 3 तरह के डिस्क्लोजर होते हैं। नंबर 1, राइट ऑफ यूज एसेट का स्केड्यूल। नंबर 2, लीज लायबिलिटी का एक डिस्क्लोजर। और नंबर 3, फिर एक टर्म्स एंड कंडीशंस जो लीज एग्रीमेंट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पता होंगी, उसको हमने एक नैरेटिव पैराग्राफ, इंग्लिश में एक नैरेटिव पैराग्राफ सॉर्ट ऑफ बना के प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, लेकिन ये काम क्या हर क्वेश्चन में करना आपने? सिर्फ किस क्वेश्चन में करेंगे जिसमें ये नोट्स की इंडिकेशन होगी। तो आए जरा कुछ पुरानी बातें और कुछ नई बातें मिक्स करके जरा बात कंप्लीट कर लेते हैं। है बात बिल्कुल सिंपल, लेकिन क्योंकि जरा फर्स्ट टाइम है इसलिए जरा कंसंट्रेशन से मेरे साथ कर लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। तो लिख ली हेडिंग नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? और सर जी लिख ली है सर। इसके बाद हेडिंग लिखें, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की हेडिंग लिखने पहले। मींस जो IAS16 में स्केड्यूल था वो एज इट इज IFRS 16 में भी लेसी लीज एसेट के अगेंस्ट बनाएगा। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उसमें से राइट ऑफ यूज मशीन, ये स्केड्यूल बनाने लगा हूं मैं, स्केड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मेरी तरफ देख के बताएं इसमें कितने कॉलम होते हैं? जितने जितने क्या जितने जितने आपके क्वेश्चन में एसेट्स की क्लासेस होती हैं। अपना सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 3 हो रहा है, बताएं कितने एसेट्स की क्लासेस हैं? एक ही है। अगर एक ही कॉलम है तो फिर टोटल की जरूरत नहीं है। अगर एक से ज्यादा क्लासेस हो, इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, बिल्डिंग, टोटल भी होता है। लेकिन अगर एक ही एसेट है तो इसका एक ही कॉलम होगा। रिक्वायरमेंट भी जरा देखें, 7 कंपैरेटिव भी मांगा हुआ है। अगर तो एक से ज्यादा क्लासेस हो
फिर तो जरा ज्यादा कॉलम हो जाएंगे, इसलिए पहले करंट ईयर का अलहदा के कॉलम्स और नीचे अलहदा बनेगा कंपैरेटिव ईयर का स्केड्यूल। लेकिन यहाँ क्योंकि एक ही एसेट है इसलिए हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एक ही कॉलम क्योंकि बनना है, तो हम 2012 और 2011 आमने सामने डिस्क्लोज कर सकते हैं। सब कुछ सही जहन में आ गया है? अगर फॉर एग्जांपल 2 या 2 से ज्यादा क्लासेस होती हैं फिर टोटल भी बनता है, अनलेस एग्जामिनर कहते हैं टोटल रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर 3 या 4 कॉलम्स बन रहे हैं फिर डेफिनेटली आप कंपैरेटिव साथ नहीं बना सकेंगे, फिर पहले करंट ईयर का पूरा स्केड्यूल और देन फिर कंपैरेटिव ईयर अलग होता है। लेकिन क्योंकि इस केस में सिर्फ एक ही कॉलम इस मशीन का बनना है इसलिए हम कंपैरेटिव फॉर्म में 2012 और 2011 को आमने सामने बना सकते हैं। मेरी अब पूरी बात समझ आ गई है? लेट्स अज्यूम अगर इस क्वेश्चन में कोई राइट ऑफ यूज मशीन के साथ साथ कोई राइट ऑफ यूज व्हीकल भी होती तो एक कॉलम किसका होता? मशीन का, दूसरा व्हीकल का, फिर अगर क्वेश्चन में नहीं है तो टोटल भी होता। अब ये 3 कॉलम्स अगर हमने बनाने हैं तो फिर 2012 का स्केड्यूल पहले बनाते, अगर कंपैरेटिव रिक्वायर्ड है फिर 11 बाद में बनाना पड़ता। लेकिन क्योंकि एक ही एसेट है, एक ही कॉलम है, उसका कंपैरेटिव भी बनाना है तो साथ ही बनाया जा सकता है। एनी कंफ्यूजन में वर्ड्स? आ जाए यहाँ तक। तो इस स्केड्यूल का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली वही है जो ऑलरेडी आपको IAS 16 में पता है। चलिए अपनी हेडिंग जरा लिखवानी अपने लेफ्ट साइड पे, स्टार्टिंग पॉइंट बताएं। इन्वॉल्व प्लीज। क्रॉस कैरिंग अमाउंट का वर्ड किसको कवर करता है? चलिए ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ओपनिंग तो मैंने पूरा लिख दी है, डैश ओपनिंग। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का मीनिंग क्या होता है? बिफोर डिडक्टिंग एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, वो भी ठीक है, लेकिन ग्रॉस का ये वर्ड है अगर कॉस्ट मॉडल वाला एसेट है तो कॉस्ट को कवर कर रहा है, और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल वाला है तो फेयर वैल्यू को कवर कर रहा है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ रिवैल्यूएशन नहीं है, लेकिन मैं अब चाहूंगा जो बात हो रही है जरा पिछली भी सारी रिवाइज हो जाए जरा। तो अब जरा फिगर्स आपने ढूंढनी है, बिल्कुल ईजी है स्केड्यूल, तो खास इसमें इशू नहीं है, रिलैक्स होकर ढूंढना जरा। 2011 से जरा शुरू करें। 2011 का मैं ओपनिंग ढूंढ रहा हूँ, ना करें, जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है। लीज किस दिन हुई है? 1 जुलाई 2010। 11 का यहाँ मतलब क्या है, कौन सी डेट की बात हो रही है? 30 जून 2011? नहीं यहाँ नहीं, सही है आपके बात, आप सही कर, मैं जरा एक स्टेप पीछे हूँ। मैंने यहाँ 11 और 12 लिखा है। मेरे 11 और 12 का मतलब क्या है? 30 जून 2011 और 30 जून 2012 की बात कर रहा हूँ। तो 30 जून 2011 अगर ईयर एंड है तो ये स्टार्ट कब हो रहा होगा? 1 जुलाई 2010 का ओपनिंग ढूंढना आपने, तो आप ढूंढने जरा ओपनिंग। ये 20 बेटा ओपनिंग नहीं है यार, ये ओपनिंग, ये 2011 में ये ओपनिंग है 20 मिलियन, या 2011 में एडिशन है? ओपनिंग कब होता? अगर 2010 ईयर एंड से 2011 में आ रहा होता तो ये 1 जुलाई 10 जो लिखा हुआ है, जो फर्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन डेट है, ये 2011 का स्टार्ट है। ये ब्रॉड डाउन में नहीं आना चाहिए, ये एडिशन के तौर पे प्रेजेंट होना चाहिए। ब्रॉड डाउन कब होता? जब ये 30 जून 2010 का क्लोजिंग हो। क्लियर है मेरी बात? तो वाई मैं डैश लगा रहा हूं? ओपनिंग नहीं है। अब ऊपर 11 लिखा हुआ है लेकिन 11 का ओपनिंग 0 है क्योंकि 10 के एंड पे कुछ नहीं था। ठीक है प्लीज, बाकी 12 बाद में बनाता हूँ, पहले 11 कंप्लीट करवाएं। आगे हेडिंग बताएं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है यार, क्यों नहीं होगी? ये भी ओपनिंग बैलेंस लिखा ना हमने, तो पिछले सालों से तो कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं आ रही। इन अदर वर्ड्स, आगे हेडिंग, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट 2011 में 0 होगी। देख लीजिएगा प्लीज, मुझे खदशा लग रहा है कि मेरे अलावा सारी कंफ्यूज है। तो अगर डैश डैश ही लगाना तो फायदा क्या होगा? ओपनिंग 0, ओपनिंग 0 नहीं, नहीं बेटा 11 में भी आना है यार, क्या हो गया?
नहीं वो तो ठीक है, चले ये फिगर इंशाल्लाह 12 में आ जाए, अभी आगे भी है जी। नेक्स्ट हेडिंग जी, 2011 में कोई एडिशन है किस दिन? यार वो तो 10 है, 11 का स्टार्ट है सर, 10 का स्टार्ट, 11 का स्टार्ट है। इस वक्त जो हमारे हालात है, मेरे ख्याल में मैं झंझोड़ दूं थोड़ा सा। ये एडिशन ठीक है जी, 20। आगे हेडिंग, आगे आगे आगे, बहुत कुछ होता है लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एडजस्ट करें, रिवॉल्यूशन नहीं हो रही। एडिशन, आगे आगे, डिस्पोजल नहीं है, आगे डेप्रिसिएशन, बिल्कुल ठीक है 2। ब्रैकेट क्यों लगाइए? नहीं माइनस क्यों किए? एसेट के कॉलम है, एसेट एसेट में से कम हुआ। आगे 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 आगे, ठीक है, डिस्पोजल हो सकती थी, अब वो नहीं है, लिख भी सकते हैं लेकिन डैश का लगाना जरूरत नहीं है। और इसके अलावा रिवैल्यूएशन अगर होती है वो आ सकती है, तो इस वक्त नहीं है। ट्रांसफर ठीक है, ट्रांसफर टू ट्रांसफर फ्रॉम IAS 40 या IAS 40 से, और चले ठीक है काफी यहाँ पर। ये क्लोजिंग करेंगे हम। जी आगे, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का क्लोजिंग, एंड एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का क्लोजिंग। जी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का क्लोजिंग 20, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 2, तो फाइनली क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट 2012 इंडिविजुअली बना दो। हेडिंग्स आ गई हैं, अमाउंट्स ढूंढना है। एनी कंफ्यूजन इन द फिगर्स? सब लोग क्लियर होने चाहिए प्लीज, ये ना हो कि कुछ याद ना आया। ये लास्ट लाइन तक क्लियर है जी प्लीज? जी बन गया 12, चेक करें ठीक है फिगर बड़ी। ओपनिंग ग्रॉस कैरिंग अमाउंट 12, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 2, ये जो क्लोजिंग था ये ओपनिंग बनाना है। 2012 में कोई एडिशन, कोई डेप्रिसिएशन, तो कैरिंग अमाउंट क्लोजिंग 16 हो गई। उसी का फिर ब्रेकअप क्या बना, 20 ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है और टोटल एक्यूमुलेटेड 4 हो गया। एनी कंफ्यूजन प्लीज? बनाना पड़ा तो बना लिया करेंगे प्लीज। व्हाट इज द फर्स्ट डिस्क्लोजर ऑफ लेसी इन केस ऑफ लीज? स्केड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। आई होप के जैसे पहले बनता था वैसे ही बना है। एनी कंफ्यूजन? नोट हो गया? चलिए एक नई चीज आ रही है जरा,
करें शुरू, लिखें हेडिंग नेक्स्ट तरह, डिस्क्लोजर ऑफ लीज। डिस्क्लोजर ऑफ लीज लायबिलिटी। सिर्फ डिस्क्लोजर ऑफ लीज ही करें। अब एक तो ये एसेट का डिस्क्लोजर आ गया, साथ फिर अब शेयर होल्डर्स को कुछ लीज के रेंटल्स की इंफॉर्मेशन देनी है। तो ये जरा नई चीज जरूर है, लेकिन सिर्फ 2-3 मिनट में आपको सारी स्टोरी समझ आ जानी है। तो पहले जरा अगर सुन लें और देख लें और फिगर्स ढूंढ लें तो जरा ज्यादा बेहतर रहेगा। जरा ये जो लीज का डिस्क्लोजर है, इसकी एक हेडिंग है, उन वर्ड्स को पहले हजम करना जरा। और ये जो हेडिंग है, ये हम अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड बना रहे हैं। स्टैंडर्ड ये कहता है कि शेयर होल्डर्स को एक मेच्योरिटी एनालिसिस दिखाना है। और मेच्योरिटी एनालिसिस क्या है ये भी मैं भी समझाता हूँ, फिर मेरी आप भी हेल्प करिएगा। किस चीज का मेच्योरिटी एनालिसिस, एक डैश लगा रहा हूँ, माइनस नहीं डैश है। कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स का एक मेच्योरिटी एनालिसिस दिखाना। अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स, शेयर होल्डर्स को एक कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स का मेच्योरिटी एनालिसिस प्रेजेंट करना है। आए जरा पहले इन वर्ड्स को जरा अंडरस्टैंड थोड़ी सी करने की कोशिश करें। मेच्योरिटी एनालिसिस के बाद एक डैश है, डैश से पहले आगे चलें जरा। कॉन्ट्रैक्चुअल का क्या मतलब होगा? जो एग्रीमेंट के मुताबिक। अनडिस्काउंटेड का मतलब विदाउट प्रेजेंट वैल्यू। अपना जरा टेबल, जरा स्केड्यूल, फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल, इस सवाल का जरा सामने रखेंगे। विदाउट एनी डिस्काउंट, विदाउट एनी प्रेजेंट वैल्यू, सेकंड कॉलम देखें, रेंटर्स के कॉलम की बात हो रही है। ये 5.8 मिलियन 5.8 मिलियन वगैरह जो लिखा हुआ है, ये डिस्काउंटेड फिगर्स है या अनडिस्काउंटेड? तो ये कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। इनका मेच्योरिटी एनालिसिस का मतलब ये है, मेच्योरिटी एनालिसिस का मतलब होता है कि इनकी पेमेंट डेट सॉर्ट ऑफ बतानी है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए ये लोन कब मैच्योर होना है, अगर ये सेंटेंस इस तरह बोला जाए, लोन कब मैच्योर होना है, तो इसका मतलब होता है लोन कब वापस होना है, या किन किन डेट्स पे इस लोन की मैच्योरिटी डेट आ रही है। तो इसका मतलब होगा किन किन डेट्स पे इस लोन की रीपेमेंट डेट आ रही है। तो शेयर होल्डर्स को बस सिंपली ये बताना है कि जो एग्रीमेंट के मुताबिक हमने सॉर्ट ऑफ रेंटल्स देने हैं विदाउट एनी डिस्काउंट, जो ग्रॉस अमाउंट्स ऑफ रेंटल है वो हमने किन किन सालों में पे करनी है। तो उसका एक डिस्क्लोजर है। तो आई होप के इन वर्ड्स का मीनिंग को समझ आ गए। क्या मीनिंग है जी? कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो रेंटल्स की ईयर वाइज पेमेंट्स हैं वो शेयर होल्डर्स के सामने रखनी है। कुछ हजम हो जाएंगे वर्ड जरा? तो अब जरा वर्ड है क्या वैसे, एक दफा ये भी बोलना जरा। मैच्योरिटी एनालिसिस किस चीज का, डैश किस चीज का? कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पे। देन बेटा ये रिक्वायरमेंट बी हो रही है, जरा एक सेकंड क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बी देखें। इसमें भी कंपैरेटिव बनाना। तो पहले मैं कौन सा साल का बनाऊंगा? नहीं 11 या 12, हमेशा कंपैरेटिव में करंट ईयर पहले होता है और कंपैरेटिव ईयर बाद में होता है। अब इसमें भी सॉर्ट ऑफ एक टेबल सा बनना है, और वो टेबल आमने सामने जरा बनाना टफ होगा, इसलिए पहले मैं 2012 ऊपर बनाऊंगा और 2011 उसके बाद प्रेजेंट करूंगा। जब भी कंपैरेटिव आ जाए पहले कौन सा साल जो करंट ईयर मांगा जा रहा है, और बाद में फिर कंपैरेटिव ईयर। तो फॉर द ईयर एंडेड कौन सा जी? फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2012। अब आपने अपने सामने फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल रखना है, और ये मैच्योरिटी एनालिसिस बनाने का तरीका मुझसे गौर से सुनना। सबके सामने है जी फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल। करना बेटा सिंपली ये होता है कि 30th जून 2012 अब हमारा ईयर एंड है, जिस डेट पे हम ये डिस्क्लोजर बना रहे हैं। शेयर होल्डर्स को फ्यूचर में जो रेंटल्स रह गए हैं उनकी इंफॉर्मेशन देनी है। जो रेंटल्स पे हो चुके हैं ये उसका स्केड्यूल नहीं है, जो लाइबिलिटी ऑफ रेंटल्स रह गई है वो प्रेजेंट करना। इन अदर वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट और सही वर्ड अगर ज़हन में रखे जाए तो इंशाल्लाह ये हमेशा बन जाया करेगा। आप जिस डेट पे ये डिस्क्लोजर बना रहे हैं
विच मीन्स मैं इस वक्त 30 जून 2012 के एंड पे खड़ा हूँ। तो जिस डेट पे आप खड़े हैं उस डेट से ऑनवर्ड्स आपने सोचना। बैकवर्ड्स मीन्स जो हो चुका है उसका डिस्क्लोजर नहीं है, जिस डेट पे आप डिस्क्लोजर बना रहे होंगे उससे ऑनवर्ड ईयर्स में रेंटल्स कब कब पे होना है, बस उसका आपने डिस्क्लोजर बनाना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये टेबल गौर से देख के आप मुझे बता सकते हैं कि 30 जून 2012 वाले दिन अगर हम खड़े हैं, किस दिन खड़े हैं, तो कौन कौन से रेंटल्स पे हो चुके हैं? पहले मैंने आपसे ये पूछा कौन कौन से हो चुके हैं। क्या ये 5.8 पहला वाला हो चुका है, दूसरा वाला भी, और तीसरे वाला भी 30 जून 2012 पे अगर खड़े हैं तो 1 जुलाई 2012 वाला रेंटल अभी पे नहीं हुआ। तो इन अदर वर्ड्स ये वो 3 फिगर्स रह गई हैं, 2 रेंटल्स और एक परचेज ऑप्शन की अमाउंट जिसने फ्यूचर में पे होना है। तो ये स्केड्यूल बनाते हुए आप जिस डेट पे खड़े हैं उस डेट से ऑनवर्ड ईयर्स का सोचना है। यहाँ तक डन है सर? अब क्या मैं कह सकता हूँ फुल कंसंट्रेट जरा कि अगर मैं 2012 के एंड पे खड़ा हूं तो पहला जो 5.8 मिलियन रह गया है इसने नेक्स्ट 1 ईयर में पे हो जाना सर। इन अदर वर्ड 2013 में पे हो जाना। डेट नहीं लिखनी, साल लिखने, वो भी कैसे लिखने वो मैं बताता हूँ। अगर हम 2012 के एंड पे खड़े हैं तो पहला जो रिमेनिंग में से जो पहला 5.8 मिलियन है इसने नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे हो जाना। इट मीन 2013 वाले साल में। उससे जो अगला रेंटल है उसने कब पे हो जाना, उसने आफ्टर 1 ईयर पे हो जाना। और गौर से अगर देखें तो आखिरी जो 2 मिलियन है उसने 2 साल बाद पे नहीं होना। अब डेट जरा गौर से देखें, जो आखिरी रेंटल है 5.8 मिलियन वाला और जो आखिरी अमाउंट है 2 मिलियन वाली, ये 2014 वाले ही साल में पे होनी है। एक अमाउंट 5.8 मिलियन वाली 2014 के स्टार्ट पे और आखिरी 2 मिलियन भी 2014 के एंड पे। इट मींस इन दोनों अमाउंट्स ने 2014 में ही पे होना है। तो इनको फिर अलग अलग प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होगी, हम इन्हें टोटल करके मींस 5.8 प्लस 2 मिलियन 7.8 इकट्ठा प्रेजेंट करते हैं। तो एक ईयर वाइज ब्रेकअप बनाना होता है, क्या सारी अमाउंट्स का या ऑनवर्ड्स अमाउंट का। जिस ईयर एंड पे आप खड़े हैं उस ईयर से ऑनवर्ड्स ये स्केड्यूल बन सकता है। मैंने सारी बात आपके सामने रख दी है। आए जरा 1 मिनट तसल्ली से अपना स्केड्यूल सामने रख के, जो आप टेबल देख रहे हैं उसी को देख के जरा मुझे दोबारा लिखवा दें, उसी को देख के सॉरी मुझे लिखवा दें जरा। लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले वर्ड्स है इंग्लिश में लेस देन 1 ईयर। इन वर्ड से नहीं परेशान होना, ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड के जो वर्ड्स हैं वो हम यूज कर रहे हैं डिस्क्लोजर बनाते हुए। अगर मैं 2012 के एंड पे खड़ा हूं तो लेस देन 1 ईयर वाले साल में कौन सा साल फॉल करेगा, 2013। अब इसे डेफिनेटली नेक्स्ट 1 ईयर भी कह सकते थे, विद इन 1 ईयर भी कह सकते थे, लेकिन ये भी गलत नहीं है। डिफरेंट जरूर है लेकिन ये इसलिए यूज करना है क्योंकि स्टैंडर्ड में लिखा हुआ। लेकिन क्या इसका मतलब वही बनेगा नेक्स्ट 12 मंथ्स? लेस देन 1 ईयर मींस अगले साल के अंदर अंदर जो पैसे जाने। क्या इस लेस देन 1 ईयर वाले साल में हमेशा 2013 आएगा? अगर मैं 30 जून 2020 पे ये डिस्क्लोजर बना रहा होता तो 21 वाला साल मींस अगले वाला साल इस लेस देन 1 ईयर की हेडिंग में फॉल कर जाएगा। अब अपना फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल देखें जरा, बताएं इस 2013 वाले साल में लेस देन 1 ईयर में कितने पैसे जाने? 5.8 मिलियन। ओके है सर। नेक्स्ट हेडिंग फिर होती है 1 to 2 ईयर्स। 1 to 2 ईयर्स 30 जून 2012 में खड़े हैं। 1 to 2 ईयर्स का मतलब ये है आफ्टर 1 ईयर बट लेस देन 2 ईयर्स। इन अदर वर्ड्स इसमें कौन सा साल फॉल करेगा? 2014। बताएं जी 2014 में कितनी अमाउंट देनी है यार? 5.8 मिलियन देना है यार, 5.8 मिलियन भी देना है और 2 मिलियन भी देना है। बस सिर्फ फर्क क्या है, वो पीरियड ईयर के स्टार्ट में है, वो एंड पे। इन अदर वर्ड्स अगर एक से ज्यादा अमाउंट्स होंगी किसी साल में तो उसे कंबाइन करके लिख देंगे। हमारा तो क्वेश्चन में एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा 1 to 2 ईयर्स में। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट लेंथी हो तो मैं जरा 2-3 हेडिंग्स और बता दूं जो यूज हो सकती हैं। अगली हेडिंग हो जाएगी 2 to 3 ईयर्स। इसमें बताएंगे कौन सा साल फॉल करेगा। अब डेफिनेटली मैं लिख के डैश लगाऊंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
लिखने की फिर जरूरत भी नहीं होती अगर फिगर नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपको कंप्लीट जरा आइडिया देना चाह रहा हूँ। आगे बताएंगे फिर अब आगे क्या हेडिंग होगी। 3 to 4 ईयर्स में कौन सा साल फॉल कर जाएगा? हमारे एंगल से डैश क्यों है? क्योंकि हमारा एग्रीमेंट तो 14 के एंड पे ही खत्म हो रहा है। एक और हेडिंग बताएं। 4 to 5 ईयर्स में कौन सा साल फॉल करेगा? हमेशा 2017 ही फॉल करेगा। कैसे पता चला करेगा? जिस ईयर एंड पे खड़े हैं उससे अगले सोच लिया करेंगे, उससे आगे क्या होना चाहिए। हाँ जी, बस 5 to 6 ईयर्स ही मैं चाह रहा था, नहीं लेकिन स्टैंडर्ड कहता है इसके बाद अगर और अमाउंट्स हैं तो उन्हें मोर देन 5 ईयर्स में खत्म कर दे। फॉर एग्जाम्पल इसके बाद अगर 3 4 5 साल हैं तो वो मोर देन 5 ईयर की हेडिंग में इकट्ठे हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हेडिंग्स हैं। डेफिनेटली ये डैश लगाने जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने जरा फर्स्ट स्केड्यूल बनाते हुए लिख दिया है। जरा एक मिनट टोटल कीजिएगा जरा। 13.6 ओके। अब 13.6 का नाम मुझसे सुन लें, फिर उसके बाद आप बना लीजिएगा। इसे कहते हैं टोटल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। क्या ये अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स का डिस्क्लोजर बना? ऑनवर्ड्स बनता है ये डिस्क्लोजर या बैकवर्ड्स? किस डेट से ऑनवर्ड्स? इस डेट पे आप डिस्क्लोजर बना रहे हैं, उस डेट से ऑनवर्ड्स आपने सोचना, ये देख के बनाएं। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 2011 वाला ये मेच्योरिटी एनालिसिस खुद बनाना चाहते हैं। जी, एनी कंफ्यूजन इन दिस वर्किंग? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ये अगर कोई कंप्लीट कर ले तो काइंडली 2011 दोबारा हेडिंग देखें फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2011। और जो रेलिवेंट हेडिंग्स हैं उनको लिख के जरा फिगर्स ढूंढें। अगर 11 के एंड पे खड़े हो तो फिर ऑनवर्ड कौन कौन सी फिगर्स कैसे आ रही होंगी, एक दफा जरा अपने हाथ से लिखें।
अच्छा जिस समय भाई एक दफा दोबारा हेडिंग लिख रहा तो ये भी लिखना जरा, बॉल बर्ड्स बॉल के एक दफा मैच्योरिटी एनालिसिस खुद से बोलना जरा, मैच्योरिटी एनालिसिस कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट, ये हेडिंग भी लिखें। नहीं ये जो मैंने ब्रैकेट में ईयर्स लिखे हैं ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये मैंने फर्स्ट टाइम आपके सामने डिस्कशन करते हुए लिख दी है, वरना ये अंडरस्टूड बात है कि हम 12 के एंड पे अगर खड़े हैं तो नेक्स्ट 12 मंथ्स आफ्टर 12 मंथ्स, लेकिन लिख लें एक दफा लिख लें आप, लेकिन ये जो ईयर्स ब्रैकेट में मैंने लिखे हैं ये जस्ट आइडिया देने के लिए, वरना ये अंडरस्टूड बात है शायद। ये वाला बना लिया सबने, मैं इसी को चेंज करना चाह रहा हूँ तो इसलिए पूछ रहा हूँ, एनीबॉडी राइटिंग? आप लोग करें अगर 11 के एंड पे खड़े हो तो कौन सी रेलेवेंट हेडिंग्स है? ये 19.4 सॉरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जिस डेट पे आप खड़े हैं, जिस ईयर एंड पे खड़े हैं, वहां से ऑनवर्ड ईयर्स सोचने हैं। अगर हम 11 के एंड पे खड़े हैं तो 1 जुलाई 11 वाला भी, 1 जुलाई 12 वाला भी, 1 जुलाई 13 वाला भी, और एंड में 2 मिलियन परचेज ऑप्शन वाली अमाउंट भी अभी पेबल रहती है। एक एक्स्ट्रा रेंटल ऐड हो जाएगा सर, ये अब बताएंगे लेस देन 1 ईयर में कौन सा वाला साल आया? 12, 13 और 14 की फिगर्स ऐड हुई हैं। हाँ जी 11 के एंड पे खड़े हैं तो नेक्स्ट 12 मंथ्स 12, 13 और देन 2014 की फिगर्स ऐड होंगी। एनी कंफ्यूजन? फाइनली बना लिया करेंगे सर, तो कौन से दो डिस्क्लोजर्स बन गए यहाँ तक? नहीं कौन से दो डिस्क्लोजर्स, एक राइट ऑफ यूज का बन गया, एक मैच्योरिटी एनालिसिस बन गया। आखिर में बस क्या करना है, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को एक नैरेटिव इंग्लिश के पैराग्राफ में लिख देना है। तो आपने जरा मुझे लिखवा देना, जरा क्वेश्चन सामने रखें, 3-4 मेन चीजें, इंटरेस्ट रेट्स ढूंढ देना है, परचेज ऑप्शन अगर है, रेंटल्स की इंफॉर्मेशन कैसे लिखनी होती है एक दफा मुझसे सुन लें, फिर आप भी लिख लीजिएगा, बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में इंडिविजुअल लिखिएगा। सबसे पहले तो एक जेनेरिक सी लाइन आ जाएगी, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़ा जरा, कंपनी, या कंपनी की जगह नाम भी लिख दें कंपनी का, MTL मेडिकल टेक्सटाइल लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट विद अ बैंक, लिखा हो ये क्वेश्चन से बड़ा इंफॉर्मेशन मिली है सारी। विद अ बैंक देयर आर 4 annual installments of rupees, there are 4 annual installments of rupees 5.8 million payable in advance. Interest rate implicit is, बोल दीजिएगा तो रेट, interest rate implicit is 15.725.879%. There is a purchase option of rupees. There is a purchase $2 million at the end of the lease term. तो बस ये 2-3 चीजें जहन में रखनी है, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आ गई, एडवांस है, एरियर्स आ गया, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट है, परचेज ऑप्शन इफ एनी, बाकी चीजें भी, बस ये 3, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मींस लेस, बस 1 मिनट से ज्यादा एग्जाम में से नहीं लगना चाहिए, क्वेश्चन देखना है आपने, और ये भी जरूरी नहीं है कि तरतीब एग्जैक्टली सेम रहे,
हाँ पहला सेंटेंस डेफिनेटली स्टार्टिंग बन जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन देख के इंटरेस्ट रेट, लीज टर्म, रेंटल, परचेज ऑप्शन इफ एनी, इसकी बस इंफॉर्मेशन एक पैराग्राफ फॉर्म में लिख देंगे। कहाँ से देख के लिखा करेंगे? जज़ाकल्लाह। नहीं वहां से तो देख के लिखेंगे ना, मुझे कहाँ से देख के लिखवाया करें? क्या हो गया सर, खैरियत है सर? Can you confirm please? क्वेश्चन में देवा ना, परचेज ऑप्शन ऑफ ₹2 million, लास्ट पैराग्राफ। इसका मतलब सर ये तो पूरा सवाल एंड हो गया सर। इसका मतलब ये है कि लेसी एंड में 2 million दे के एसेट की ओनरशिप ले लेगा। 5.8 million के 4 रेंटल देगा और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड में 2 million दे के एसेट खरीद लेगा। सर क्वेश्चन नंबर 4 पे है सर। क्वेश्चन नंबर 4 सर, क्वेश्चन नंबर 4। इसकी पहली 2 रिक्वायरमेंट्स फाइनल है सबकी, उसकी सी रिक्वायरमेंट पढ़े जरा। आल्सो प्रिपेयर अ, अंडरलाइन करें वर्ड, डिस्क्लोजर ऑफ लीज इन द नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दोबारा गौर से दोबारा पढ़ें, क्या सारे डिस्क्लोजर्स मांग रहा है या सिर्फ लीज वाला मांग रहा है? डिस्क्लोजर ऑफ लीज सिर्फ कह रहा है, तो लिख लें अंडरलाइन करके, मेच्योरिटी एनालिसिस सिर्फ मांग रहा है। इसमें डिफरेंस बताएं जरा, ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है और नीचे जो क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट है, वहां सिंपली क्या वर्ड्स है? रिलेटेड नोट्स अगर कहे तो 3 चीजें याद आनी चाहिए। कौन सा? स्केड्यूल, मैच्योरिटी एनालिसिस और नेटिव पैराग्राफ। और अगर सिर्फ लीज का डिस्क्लोजर कह रहा है तो मैच्योरिटी एनालिसिस जरा लिखना जरा साहब। तो बना लेंगे जरा इस क्वेश्चन का मैच्योरिटी एनालिसिस। क्वेश्चन आपने कंप्लीट किया हुआ है, जरा एक मैच्योरिटी एनालिसिस होमवर्क रख लें आज। हम एक नया क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है जी प्लीज। सारे डिस्क्लोजर्स बनाएंगे या सिर्फ मैच्योरिटी एनालिसिस? क्यों? क्योंकि रिक्वायर्ड में सिर्फ लीज का डिस्क्लोजर कर रहा है। जी आएंगे जी, क्वेश्चन नंबर 5 मेरे साथ पढ़ें। अब कॉन्सेप्ट तकरीबन आपको हर चीज के पता चल गए लीज के एंगल से। लेट्स सी लीज, तो थोड़ी सी जो चेंजेस आ रही है वो बेस्ट समझ लग जी। पेज नंबर 4 का एंड है, क्वेश्चन नंबर 5 है। नोमान इंजीनियरिंग entered into a lease agreement for which the following information is available. Date of agreement 1st July 2009. Lease payments are 25 lakh rupees। के बाद अंडरलाइन करें सेमी एनुअल इन एरियर्स। अभी तक जो क्वेश्चंस हो रहे थे उसमें इंस्टॉलमेंट्स एनुअल थी, एडवांस भी थी, एरियर भी थी, लेकिन एनुअल थी। अब यहाँ सेमी एनुअल का मतलब 6 मंथली इंस्टॉलमेंट्स आ गई हैं। एरियर्स का मतलब, एंड एरियर्स का असल मीनिंग होता है एंड ऑफ द पीरियड, और एडवांस का मतलब बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। अगर तो पूरा साल है तो एरियर्स का मीनिंग हो जाएगा एंड ऑफ द ईयर, एडवांस का मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर। लेकिन अगर सेमी एनुअली इन एरियर है तो 6 महीने बाद, और सेमी एनुअली इन एडवांस का मतलब, तो ये मंथली इन एरियर का मीनिंग क्या होगा? हर महीने के एंड पे। क्वार्टरली इन एरियर
तो इन एडवांस, इन एरियर, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अब यहाँ सेमी एलिमिनेट एरियर है, जरा फर्स्ट टाइम में ऑफिस है जहाँ एग्रीमेंट डेट लिखी हुई है। एग्रीमेंट डेट से में रख के मुझे बताएं पहला रेंटल किस दिन होगा? इकतीस दिसंबर 2009। अगला 30 जून 2010। अब साल में 2 हो जाएंगे, 6 महीने बाद। थर्ड लाइन यूजुअल लाइफ 8 ईयर्स है। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट दिया हुआ है 13.731% पर एनम, पीए मींस पर एनम। लीज टर्म है 6 ईयर्स। सेकंड लाइन में वापस जाएं और ई लाइन देखें। अगर सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं और लीज टर्म 6 साल है तो 12 रेंटल हो जाएंगे। लाने सर यूजुअल लाइफ में रेंटल होंगे या लीज टर्म में रेंटल होंगे? हम ऑन यार, यूजुअल लाइफ 8 साल जरूर है लेकिन वो तो एसेट नहीं यूज होना है, तो इंस्टॉलमेंट्स आपने लीज टर्म में देनी है। 6 साल है, सेमी एनुअल रेंटल्स हैं, तो टोटल इंस्टॉलमेंट्स 12 हो जाएंगी। रिक्वायरमेंट नेक्स्ट पेज पे चली गई शायद। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज, वंस अगेन अभी सिर्फ लेसी की बहस हो रही है। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2010 एंड 11। क्वेश्चन उसी तरह से है लेकिन अब हम सिर्फ डिस्कस ये करेंगे कि अगर इंस्टॉलमेंट सेमी एनुअल हो जाए, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे अगर क्वार्टरली हो जाए तो वर्किंग में क्या डिफरेंस आएगा। आए रजिस्टर खोलें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, स्पीड अप होने दो। सर बस करें सर, अब बस कर दें। नमान इंजीनियरिंग लिमिटेड, रिक्वायरमेंट है जनरल एंट्रीज। year ended 30th June 2010। गुड डिसीजन लिखिए। ये फॉर्मेट बना लो। सब कुछ वही है जो आपको पता है एक्सेप्ट रेंटल्स आर सेमी एनुअल, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी जो चेंज अनचेंज्ड है वो आपने करवाना है। फर्स्ट रेलिवेंट डेट बताएं। सबसे पहले लेसी क्या करता है? राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट। अब कोई एसेट का नाम है? नाम नहीं। राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। किस अमाउंट से एंट्री होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, 2 सालों की एंट्रीज भी हैं और रिक्वायरमेंट बी भी है। एक पेज छोड़ दो वर्किंग्स में। जब भी कभी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स की वर्किंग कर रहे हो आप, पहले लीज पेमेंट्स इकट्ठी करें। देखें क्वेश्चन। पेमेंट्स ओवर द लीज टर्म, स्टार्ट से लेके एंड तक जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है। हेल्प मी। कितनी लीज पेमेंट्स होंगी? एक लीज पेमेंट की अमाउंट कितनी है? अच्छा ये भी फाइनल डिसीजन लें, रुपीज में लिखें, मिलियंस में लिखें, थाउजेंड में, कैसे वर्किंग करें? फाइनल डिसीजन, फाइनल डिसीजन।
लिखवाएं 25 लाख कैसे लिखो, मिलियंस में कर लें, देख लें एक दफा लिख लें किस स्टार्ट में। रुपीज में करना है मिलियंस में करना है प्लीज, टाइम सेविंग है सर, कर लेते हैं यार, कल आपने अच्छा राउंड ऑफ किया तो जरा हौसला हो गया मुझे। 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 12, एनी एडवांस, एनी अमाउंट ऑफ परचेज ऑप्शन इफ एनी, टोटल करें 30 मिलियन। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट की वर्किंग के लिए जरा मेरे साथ इकट्ठे हों। $30 मिलियन इकट्ठा देना, 2.5 मिलियन की चेंज सॉरी 12 इंस्टॉलमेंट्स में देना। तो एन्युटी लगाऊं या डिस्काउंटिंग लगाऊं? एक से ज्यादा अमाउंट है, सेम है, और टाइम गैप भी हाँ डिफरेंट जरूर है, सेमी एनुअल हो गया लेकिन सेमी एनुअल ही टाइम गैप है, सेम ही है। तो एन्युटी बेटा लग तो सकता है, लेकिन कैसे फुल कंसंट्रेट? क्या पहला रेंटल एडवांस में? अगर होता तो पहला अलहदा हो जाता, बाकी फिर 11 रह जाते, लेकिन क्योंकि एरियर्स में है इसलिए सब रेंटल्स में इंटरेस्ट है, तो एक रेंटल मैंने उठाया। अब एन्युटी का फॉर्मूला बोले, 1 माइनस 1 प्लस पे 1 मिनट रुक जाए, इंटरेस्ट रेट ढूंढे सवाल में। अब पहला जो डिफरेंस आता है वही है इंस्टॉलमेंट, क्योंकि सेमी एनुअल है इसलिए आपने इंटरेस्ट रेट को भी सेमी एनुअल में कन्वर्ट करना है। 13.731 कैसे सेमी एनुअल बना सकते हैं? डिवाइड बाय 2 हो रहा है, इन अदर वर्ड 6/12 हो रहा है। अगर ये क्वार्टरली बनाना होता डिवाइड बाय 4 हो सकता है, मंथली इंस्टॉलमेंट्स होती हैं डिवाइड बाय 12 हो सकता है। तो व्हाट इज द फर्स्ट डिफरेंस? अगर तो इंस्टॉलमेंट एनुअल है तो रेट भी एनुअल ही रहेगा, लेकिन अगर सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं तो रेट को अकॉर्डिंगली आप सेमी एनुअल में एडजस्ट कर लेंगे। जरा काइंडली सॉल्व करें। ये 6 पॉइंट समथिंग है लेकिन अभी भी ये परसेंटेज में 13.731% था, तो डिवाइड बाय से आया 6 पॉइंट समथिंग, ये परसेंट है अभी, लेकिन जब आप मुझे लिखवाएंगे तो ये 0.06865 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को पता चला प्लीज? और सेमी एनुअल मैंने बनाया और फिर उसे सॉल्व करके मैंने लिख दिया। एक चीज और नहीं सुना, एन बताएं, -n, -6 करो। अब एनुअल इंस्टॉलमेंट्स नहीं है, सेमी एनुअल है, तो अकॉर्डिंगली -12 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगे। लेट्स अज्यूम अगर फॉर एग्जांपल यही रेंटल्स इन एडवांस होते तो पहला 2.5 अलग हो जाता, बाकी 2.5 एज इट इज वर्किंग होती, एन फिर -11 हो जाना था। ठीक है, एवरी अदर थिंग रिमेन सेम एक्सेप्ट दैट कि अगर रेंटल सेमी एनुअल हो गए तो इंटरेस्ट रेट को सेमी एनुअल बनाएं और एन को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दें। समझ आ जाएगा प्लीज? करें जी फाइनल। वंस अगेन हाथ कांप रहे हैं। 19.999875, अब मिलियंस में राउंड ऑफ कैसे करें? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ आप भी फाइनल आंसर बता दें, यहाँ तो फुल टेंशन हो गई। एनी कंफ्यूजन इन द वर्किंग सर? जी आंसर लिख दो जी, 20 फाइनल कर दें सर? कर दें यार, नहीं आ रहा? चलिए जी करें एंट्री, एंट्री की अमाउंट आ गई।
एनी कंफ्यूजन? आ जाए एंट्रीज की तरफ, लिखी वर्किंग। ये नेक्स्ट एलिमेंट डेट, नेक्स्ट रेलिवेंट डेट 31 दिसंबर 2000 पे रुकने की वजह ईयर एंड आ गया। ईयर एंड नहीं आया, 6 मंथ्स एंड हुए। फर्स्ट रेंटल की पेमेंट डेट आ गई। कितना रेंटल है जी? 2.5। उसमें इंटरेस्ट तो नहीं होगा? कितना? 6 महीने का पता कैसे चलेगा? टेबल बनेगा। आ जाए वापस वर्किंग में। जी टेबल के कॉलम्स एटलीस्ट नाम याद हो गए। एक दो जरा नीचे जाए, जरा स्टार्ट करवा दें। बन गए कॉलम्स। ये फर्स्ट रेलिवेंट डेट, स्टार्टिंग पॉइंट डेट ऑफ एग्रीमेंट, अमाउंट 20 मिलियन मींस जिससे लायबिलिटी क्रेडिट हुई है। थोड़ी सी जरा पेशेंस सिखा दें, 2 स्टेप जरा। नेक्स्ट रेलिवेंट डेट बताएं। एग्रीमेंट वाली डेट्स लिखनी है आपने। तो 6 महीने बाद रुकना पड़ेगा। रेंटल की अमाउंट 2.5 जी, कैलकुलेटर पकड़े। 20 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा अब 2 तरीके हो सकते हैं, एक सेकंड देखें जरा बोर्ड पे। 20 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 13.731%, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 6/12। एक तो ये हो सकता है कि हम पर एनम रेट लें और 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें, या ऑल्टरनेटिवली 6 मंथली रेट भी यूज किया जा सकता है। लेकिन अब 6/12 हो क्यों रहा है वैसे? वो भी बात आपकी ठीक है, लेकिन असल सही चीज ये है कि ये 20 मिलियन अब 6 मंथ्स आउटस्टैंडिंग है। अब ये पूरा साल आउटस्टैंडिंग नहीं रहा, ये 6 मंथ्स के बाद चेंज हो जाना। फिर जो बैलेंस आएगा उसने 6 मंथ्स के बाद चेंज हो जाना। तो अल्टर या तो आप पूरा पर एनम रेट लेके 6/12 करें, या आप 6 मंथली रेट ले लें, विच एवर यू वांट टू पिक द रेट। जी इंटरेस्ट पता है? अब ये फिर पॉइंट्स में जाना, फाइनल करें। 1.37 प्रिंसिपल, 1.13 शायद, 18.87। एक मिनट रुके यहाँ जरा, ठीक है वर्किंग। अच्छा अब डेफिनेटली ये टेबल कितना एक्सटेंड होना? 12 इंस्टॉलमेंट्स हैं, लेकिन बेटा ये सारा टेबल बनाना भी कंपलसरी नहीं है। उतना बनाए जितना क्वेश्चन में जरूरत है। मतलब मेरी इस बात का रिक्वायरमेंट देखना, कौन कौन से सालों की एंट्रीज रिक्वायर्ड है। तो 10 और 11 का मतलब बस हमें शायद 4 इंस्टॉलमेंट्स की जरूरत पड़े। तो पूरा एक्सटेंड ना करें, फिलहाल जितनी जरूरत है उतना एक्सटेंड कर लें, लेकिन रिक्वायरमेंट बी में जाके थोड़ा सा और एक्सटेंड शायद करना पड़े। तो टेबल पूरा बनाना कंपलसरी नहीं होता है, जितना आपको जरूरत है अकॉर्डिंग जितना बनाए। तो फिलहाल रिक्वायरमेंट 1 में हमें 4 इंस्टॉलमेंट्स के ब्रेकअप की जरूरत है, तो उससे आगे ना जाए, बस 4 इंस्टॉलमेंट्स का ब्रेकअप बनाकर रुक जाए। करें जी कंप्लीट। सॉरी नेक्स्ट डेट आएगी 30 जून 2010। ये कर ले, मैं फिर एक दफा मुझे लिखवाइए। 31 दिसंबर 2010।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप क्लियर हो रहे हैं साथ साथ। जी सर हो गया, कर ले जो कर रहे हैं। जी सेकंड रेंटल का ब्रेकअप 1.2 1.3 17.67 next one 1.29 to 1.38 1.38 1 to 15 डन है सर, ये तो जीरो ही नहीं हुआ। वो तो सारी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट होंगी तब जीरो होगा ना। हम यहाँ क्यों रुक गए, क्योंकि हमारा इस वक्त गुजारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट में यहाँ तक हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए जी एंट्री करें। टेबल देखें 31 दिसंबर का ब्रेकअप देखें, सिंपल हो गया शायद। पेमेंट हो रही है कैश क्रेडिट बाय रुपीज 0.5 million, लीज लाइबिलिटी डेबिट बाय रुपीज, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट बाय रुपीज। कुछ बात अब समझ आ गई ना सर। तो लीज लाइबिलिटी 1 पॉइंट सर जब वो वक्त आएगा तो सोच लेते हैं, इस वक्त परचेज ऑप्शन कहाँ से आ गई। सर डेप्रिसिएशन तो कब चार्ज करनी है, ये रेंट पे, तो एक मिनट है तो सही। 1.13 1.3 सर। जी सर ओके प्लीज नेक्स्ट रेलिवेंट एडिट सेम। सर जी अभी ईयर एंड नहीं आया है, अभी ईयर एंड 30 जून ईयर एंड है सर जी। सेम नहीं है, मतलब ईयर एंड भी नहीं, दूसरी इंस्टॉलमेंट आ रही है इसी साल में, दूसरी इंस्टॉलमेंट। ठीक है प्लीज, सेम एंट्री रिपीट हो जाएगी विद डिफरेंट अमाउंट्स। सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स होने की वजह से एक ही साल में दो इंस्टॉलमेंट्स आ गई हैं जी। अमाउंट नाउ इज 1.2 1.3 2.5 इकट्ठे हो जी यहाँ तक। जी अब 30 जून 2010 दोबारा लिखें। अब क्यों डेट लिखी हमने, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट।
जी अब यहाँ डिसीजन लेना पड़ना है। ये कल वाला पेज नंबर 3 जो था, पेज नंबर 3 का मिड, जरा एक मिनट रिवाइज कर लें डेप्रिसिएशन के एंगल से। पेज नंबर 3 के मिड में डेप्रिसिएशन पॉलिसी कल पड़ी थी। यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करना है या लीज टाइम पे? पढ़ ले। If there is transfer of ownership or purchase option which is reasonably certain, then useful life is the base. Otherwise, shorter of the lease term and useful life. आए अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। परचेज ऑप्शन की भी इंफॉर्मेशन नहीं है। देयरफॉर किस तरफ जा रहे हैं हम? शॉर्टर की तरफ जा रहे हैं। परचेज ऑप्शन या ओनरशिप ट्रांसफर की अगर इंफॉर्मेशन मिले तो यूजफुल लाइफ, एंड इफ दिस इज नॉट द केस देन शॉर्टर ऑफ द लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ। क्लियर है प्लीज? बताएं 6 साल या 8 साल? वाई नहीं, वाई शॉर्टर भाईजान, वाई शॉर्टर? शॉर्टर ठीक है लेकिन वाई? बिकॉज देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और परचेज ऑप्शन which simply means 20 million divided by 6, समझ आ जाएगा? लिखने साथ शॉर्टर ले रहे हैं हम बिकॉज रेलिवेंट इंफॉर्मेशन और कोई नहीं। अप्रोक्सीमेटली आंसर 3.33। ये वाला स्टूडेंट्स ओके? एनी कंफ्यूजन? चलिए नेक्स्ट ईयर खुद से करो जरा। 31 दिसंबर 2011 के एंगल से फॉर द ईयर एंडेड। जी जो लोग कर लें तो चेक करें फिक्स, ठीक है?
कंप्लीटेड जी, एनी कंफ्यूजन? रिक्वायरमेंट भी पढ़ेंगे जी, रिक्वायरमेंट भी prepare extracts from statement of financial position and चलें जी एक्सट्रैक्ट शुरू करें। बता दें आज काम। जी एज ऑन 30th June 11 ये राइट ऑफ यूज का जरा इंडिविजुअली बना दें। बोर्ड से देख के लिखना शुरू कर दिए सर। राइट ऑफ यूज तो बना लें यार। 6-7 है सर, सॉरी है, और 3-4 है, सॉरी। चले नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज मेरे साथ बनानी है आपने जरा, उसमें एक थोड़ी सी नई चीज सोचने वाली है बिकॉज ऑफ सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, तो जरा इकट्ठे हो रहे हैं। जी सर, जी रेडी है सर? फ्री है सर? जी सर जी, जरा स्केड्यूल सामने रखें जो अभी बनाया, फाइनेंस स्टार्ट टेबल। फुल कंसंट्रेशन प्लीज, कंसंट्रेशन। थोड़ी सी नई चीज आ रही है, करो शुरू। 30th June 2010 का क्लोजिंग बताएं। इजी है, इजी है, बिल्कुल इजी है, क्योंकि एग्रीमेंट डेट और ईयर एंड मैच हो गया है, इसलिए शायद इजी हो गया। जी क्या है जी क्लोजिंग? ना करो यार, 18 पॉइंट तो नहीं है। 30th June 2010 ईयर एंड है ना, 30 जून पे ईयर एंड है, तो 17.67 क्लोजिंग हो जाएगा। सोच लें जरा। 30th June 2010 का क्लोजिंग। आप मेरी तरफ देख के बताएं, करंट लायबिलिटी किसे कहते हैं? अमाउंट पेबल विद इन नेक्स्ट 12 months। अब सेमी एनुअल अगर इंस्टॉलमेंट्स हैं तो सिर्फ ये 1.29 नेक्स्ट ईयर पे नहीं होना। अभी तक जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें एनुअल इंस्टॉलमेंट्स होने की वजह से अगली एक इंस्टॉलमेंट की फिगर आ रही थी, लेकिन अगर थोड़ा सा गौर से देखा जाए
तो 1.29 भी और 1.38 भी नेक्स्ट 12 मंथ्स में प्रिंसिपल पे होना। अगर फॉर एग्जांपल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हो जाए तो फिर शायद अगली 4 प्लस हो जाएंगी। अगर मंथली हो जाए अगली 12 भी प्लस हो सकती हैं। तो करंट लायबिलिटी मींस नेक्स्ट 12 मंथ्स। अब नेक्स्ट 12 मंथ्स मींस 2010 के अगर एंड पे खड़े तो 2011 के एंड की बात हो रही है। तो 2011 में 2 इंस्टॉलमेंट्स का प्रिंसिपल ऐड होके क्या बनेगा? करंट लायबिलिटी। ऐसे ही है सर। और नॉन करंट कैसे बनेगा? हमने तो टेबल ही नहीं बनाया हुआ। 16.38 या 15? नहीं, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। प्लीज इन दोनों इंस्टॉलमेंट्स के बाद रिमेनिंग कितना रह जाएगा? 15 ही रहेगा ना यार, या 16.68 रहेगा? 16.38 कब बचना था? वो तो 31/12 वाले दिन बचना था। तो इन दोनों के बाद फिर जो इस दूसरी के एंड पे अमाउंट आ रही 15 मिलियन, ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटी बन जाएगी। लेकिन एक मिनट यहाँ तक क्लियर हो गया? अब प्रॉब्लम एक आएगा जब आप 2011 की वर्किंग कर रहे होंगे तो व्हाट इज द क्लोजिंग? व्हाट इज द क्लोजिंग? 15। क्लोजिंग तो 15 है, क्लोजिंग तो 15 है, लेकिन इसका करंट पोर्शन बनाने के लिए आपको इस टेबल को 1 साल और एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो कोई मसला नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, अभी भी पूरा एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। एक और साल मींस 30 जून 2012 तक अगर एक्सटेंड हो जाए तो हमें करंट पोर्शन का पता चल जाएगा, और करंट पोर्शन के जो एंड में फिगर आ रही होगी वो नॉन करंट आ रही होगी। यहाँ तक बात मेरी समझ आ गई? ये अगली 2 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि नेक्स्ट 12 मंथ्स में 2 इंस्टॉलमेंट्स आ रही हैं और सेमी एनुअल हो जाने की वजह से क्वार्टरली हो तो 4 भी और मंथली हो तो अगली 12 भी प्लस हो सकती है। क्लियर है? अब करें, बाकी थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ रहा है। 31 दिसंबर 2011 और 30 जून 2012 बन जाएगी जगह थोड़ी सी। मैंने इंटेंशनली उस वक्त नहीं बताया था, मेरा इरादा था कि जब मसला आए तब आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें, क्योंकि एग्जाम में भी शायद इस तरह ही करना पड़ता है, अचानक मसाइल निकलते हैं सामने तो उसी वक्त फैसला करना ही मुनासिब होता है। कुछ ना कुछ नया तो बार बार आना ही चाहिए। ये अब आप कंप्लीट कर रहे हैं, टेबल भी कंप्लीट करें, फिगर भी पूरी करें। अगर करनी है फिगर तो मुझे भी लिखवा दो। 1.47, 1.03, 13.53, 0.93, 11.96 करें जी फाइनल। प्रेजेंट करें एक्सट्रैक्ट्स में। Any confusion, journal students? जी स्केड्यूल फाइनल हो गया जी। चलो फिर मुझे बनवाएं जरा 2000। अच्छा, अगर आप नोट करें तो किसी ने अगर नोट किया हो, मैं हमेशा पहले कंपैरेटिव से शुरू कर रहा हूँ, अर्लीस्ट ईयर बेहतर रहता है।
पहले अगर आप नोट कर रहे हो हर सवाल में, तो मैंने हमेशा मेरे को पहले कंपैरेटिव बताया फिर करंट बताया, इन अदर वर्ड्स मैंने तरतीब से बताया। रादर देन आप रिवर्स चलें, अगर सीक्वेंस में चलेंगे तो शायद ज़्यादा आसान रहेगा। जी 2010 का करंट बताना जी आपने, दो फिगर्स प्लस हो रही हैं, 2.67, ये करंट ही बता रहे हैं, नॉन करंट बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कुछ तो बता रहे हैं ना। चले 2010 का नॉन करंट बता दें, 15, क्या 12 का करंट, सॉरी 11 का करंट 3.04 एंड 11.96। एनी कंफ्यूजन? चले इंटरेस्ट पेबल लिख के फाइनल करें। और यार इतनी इंस्टॉलमेंट रहती है अभी, क्या जो इंटरेस्ट अक्रू हुआ था, सॉरी जो इंटरेस्ट एक्सपेंस बना था वो पे भी हो गया है, तो कुछ क्वेश्चन में पेबल आ रहा है, कुछ में क्यों नहीं आ रहा? कब आ रहा होगा? अगर जिस पीरियड का इंटरेस्ट है उस पीरियड में नहीं पे हुआ तो फिर पेबल आ रहा होगा, अदरवाइज अगर पीरियड का इंटरेस्ट उसी पीरियड में पे हो गया है तो देयर शुड नॉट बी एनी पेबल। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट हेडिंग लिखे, अभी 10 मिनट है, रिक्वायरमेंट पढ़े भी है। नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये बड़ा स्टूडेंट्स आपकी फिगर्स फाइनल होगी, ये देख लीजिएगा। आई एम अज्यूमिंग के फिगर्स आपने ठीक कर ली हैं, दो प्लस हुई नहीं करंट पोर्शन में। ये लास्ट टाइम बड़ा ओके। ये नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये अब नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर कहा है तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में राइट ऑफ यूज का स्केड्यूल बनाएंगे। ये इस तरह करें, ये जो स्केड्यूल है ये होमवर्क है, बना लेंगे। तो हाफ पेज तकरीबन छोड़ दें, ये काइंडली घर से बनाएगा, मेरे साथ जरा मैच्योरिटी एनालिसिस बनाएं, मेरे सामने जरा हाफ पेज छोड़ते नजर आए, ताकि बाद में डिस्टर्ब करे कि आधा क्यों छोड़ा हुआ। कल भी ये आधा हाफ पेज खाली होगा, और लीज हाफ पेज वैसे ही छुड़वा दिया मैंने। क्या करेंगे इस हाफ पेज पे? मेरे साथ काइंडली एक लीज लायबिलिटी का डिस्क्लोजर बनाए, डिस्क्लोजर ऑफ लीज। मैच्योरिटी एनालिसिस, वर्ड जरा ढूंढ के कहीं से बोल के लिखे, मैच्योरिटी एनालिसिस किस चीज का? कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। ये किस सीरेंट पे बनाना है पहले? क्वेश्चन देख के बताया ना, कंपैरेटिव बनाना, तो पहले कौन सा ईयर होगा? 11 होगा, फिर 10 बाद में होगा। एनी कंफ्यूजन? अब अपने सामने रखें जरा फाइनेंस चार्ट टेबल, अभी थोड़ी देर पहले तो उसी को देख के बनाया था। फाइनेंस चार्ट टेबल 2011 ऑनवर्ड्स जाना है, बैकवर्ड्स जाना है? अब ये बड़ा टेबल हमने पूरा नहीं किया हुआ है, और पूरा करना जरूरी भी नहीं है, हम गिन भी सकते हैं। 2011 के एंड तक आप पहले काउंट करके ये बता दें कितने पे हो चुके हैं रेंटल। 2011 के एंड तक कितने पे हो चुके होंगे? 4। कितने में से? 12 में से, तो रिमेनिंग कितने बच्चे होंगे? 8। ऑनवर्ड सोचना है,
8 रिमेनिंग रह गए। पहला रेलिवेंट ईयर कौन सा होगा 11 के बाद? 2012 नहीं, लेस देन 1 ईयर तो हेडिंग है ना, चलो मैं लिख देता हूँ, आप ना लिखें अभी। नहीं सर, लेकिन ऑनवर्ड चलना ना, जो पे हो गया वो तो हो गया, अब रिमेनिंग जो बच गए उसका डिस्क्लोजर देना। 11 के एंड पे खड़े हैं, 30 जून 11 वाला पे हो गया होगा। 11 के एंड का मतलब 11 की रात खड़े हैं हम, एग्जैक्टली तकरीबन 12 बजे, तो 30 जून वाला रेंटल आपने पे कर दिया होगा, तो इसका मतलब रिमेनिंग 8 रह गए अगले सालों में। तो लेस देन 1 ईयर में कौन सा साल आएगा? 2012 वाले साल में एक रेंटल पे होगा, तो दो कौन से 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, इट मींस 5 मिलियन 2012 वाले रेंटल्स। अब 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने? सेमी एनुअल है, अगले साल 2 है, तो और कहां तक जाएगी गेम अभी? ये 8 में से 2 हो गए, 8 में से 12 में से, रिमेनिंग 8 में से अगले 2 हो गए, तो ये 3 और हेडिंग्स आपकी आएंगी। ये कौन से साल वाली हेडिंग आएगी? 12 वाली, 13, 14, 15, अगले 4 साल आएंगे जिनमें 2-2 इंस्टॉलमेंट्स आ जाएंगे। ये पिछले सवाल में तो मल्टीप्लाई बाय 2 कोई नहीं था, एनुअल था, अब सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट होने की वजह से 2 हो गई। एक लिखवा दे मुझे और, 1 to 2 ईयर्स में फिर अगले 2 आ जाएंगे, कंप्लीट करें। ऑनवर्ड्स मेन वर्ड है सर, ऑनवर्ड्स बैकवर्ड्स। ऑनवर्ड्स मींस किस डेट से ऑनवर्ड्स? जिस डेट पे खड़े हैं, 30 जून 11 से ऑनवर्ड्स 4 इंस्टॉलमेंट्स हो चुकी हैं, 8 रहती हैं, तो 8 अगले 4 सालों में 2-2 करके पूरी हो जाएंगी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप क्लियर है? सर क्या सोच रहे हैं सर? अल्लाह रहम करे सर। ख्वाब तो, रिजल्ट के ख्वाब तो नहीं आने शुरू हो गए? कल एमएफए की क्लास में आ रहे थे, तो अभी अभी तो है, इंशाल्लाह अल्लाह माने। ज्यादा बेहतर यही है कि पढ़ाई में ध्यान दें, वरना हालात गलत तरफ ही जाते हैं, चाहे जितने मर्जी पॉजिटिव हो। जो हेडिंग्स बस एप्लीकेबल है उन्हीं को लिखना होता है, आइडिया बस होना चाहिए कि कहाँ तक ये जा सकती है, अदरवाइज बाकी सारी हेडिंग्स लिख के डैश लगाना जरूरी नहीं है। कंपैरेटिव मांगा भी हुआ है या नहीं? जी एनी कंफ्यूजन प्लीज? ये तो टोटल 20 बना है, हालांकि टोटल तो 30 था। 4 इंस्टॉलमेंट्स जो पे हो गई हैं उनका डिस्क्लोजर नहीं है, जो रिमेनिंग रहती हैं उसका डिस्क्लोजर है। जी कंप्लीट कर लेंगे जी। एक अभी 2010 वाला भी रहता है। चले इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि कल ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करना है जी प्लीज। इसका स्केड्यूल रह गया और मेच्योरिटी एनालिसिस रह गया। कल मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक टेस्ट के लिए भी टाइम निकल सकता है, तो आप इस तरह करें, जो फर्स्ट 5 अब क्वेश्चन है ये 5 तक कंप्लीट होने चाहिए, इसमें जो चीजें रह गई करनी कंप्लीट करेंगे। तो कल इंशाल्लाह क्लास में क्वेश्चन भी करेंगे और कल टाइम क्लास में निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है प्लीज? रिवाइज करें और क्वेश्चन नंबर 5 तक काम कंप्लीट करें। अल्लाह हाफिज जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है प्लीज? आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन रह गया? अल्लाह हाफिज।